आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया सब धरना ही दे रहे हैं बैठ के, तो धरना धरना ही हो रहा है। चलो धरना धरना हम भी खेलते हैं, लेकिन आपके यूपीएससी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिरकार केंद्र और राज्य क्यों लड़ रहे हैं। क्यों कर्नाटक लीडर्स जो हैं, कर्नाटका के लीडर्स जो हैं, वो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, तो हम एक एक चीज जानेंगे। पीपीटी वाइज में चलूंगा और आपको बहुत सारी चीजें समझा दूंगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम्स का हमने बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया है। 200+ घंटे लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज जबरदस्त, करंट अफेयर्स और सीसैट लगातार आपको मिलेंगे। और एक तरीके से क्रैश कोर्स आपका है सिर्फ 770 रुपए में। बाकी जगह पे 20,000 25,000 का मिलता है। मिनिमम तो आप मान लीजिए 4-5 हज़ार का, बट हमने 770 में। क्वालिटी आपको पता ही है। एसडीएम ऋषि सर, वेरोनिका मैम भी सब पढ़ाएंगे। मैं हो गया, खुशी मैम, जिन्होंने खुशबू मैम इस बार बहुत सारे सिलेक्शंस दिए। तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अब 3 दिन है, 11 फरवरी से हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो देखो यार, ये मसला क्या है। मसला सिंपल सा है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर पीपीटी वाइज चलेंगे हम। क्या होता है कि एक एक चीज मैं समझाता चलूंगा आपको, ठीक है। तो मसला यह है कि राज्य है हमारा, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, सबको पता है। सबसे ऊपर केंद्र है, राज्य, और उसके नीचे जो है वो हमारे गांव आ जाता है और शहर आ जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 टियर गवर्नमेंट हमारे यहां चलती है। अब सरकार चलती कैसे है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए डेवलप होने के लिए, किसी राज्य के लिए डेवलप होने के लिए, किसी शहर के लिए डेवलप होने के लिए, और गांव के डेवलप होने के लिए। सबसे पहली सुरक्षा, ठीक है, आर्मी और एजुकेशन, और तीसरा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। बढ़िया पैसा आ रहा है, पैसा अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है वो राज्य डेवलप होगा। तो दिक्कत यहां पे पैसों के बंटवारे पर है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जब श्रीलंका खत्म हुआ, उसके पास पैसे नहीं बचे थे, तो तब रिपोर्ट आई थी कुछ राज्यों पे कि अगर केंद्र ना होता, अगर ये सब केंद्र की छत्र छाया में नहीं होते, तो इनका भी श्रीलंका जैसा हाल हो जाता। तो केंद्र जो है, पैसे का बंटवारा होता है, फाइनेंस कमीशन उसके लिए बिठाई जाती है कि कितना पैसा किसको मिलेगा। केंद्र है पिताजी, ठीक है, आप ये समझो। तो पिताजी अपने बच्चों को या अपने छोटे भाइयों को पैसा बांटेंगे। केंद्र पिताजी है, उनके छोटे भाई कौन है, राज्य, और राज्यों के बच्चे कौन है, गांव और शहर। तो केंद्र का पैसा राज्य को मिलेगा, मतलब पैसा बंटता है, ठीक है। हमारे पास 3 लिस्ट आपको पता ही है। तो यहां पे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया। ये कहने हैं कि हमको पैसा मिल ही नहीं रहा है केंद्र से, जिसकी वजह से ये धरना दे रहे हैं। तो आप एक एक करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो कर्नाटक ने प्रोटेस्ट किया है कि भैया हमारा जो शेयर ऑफ टैक्सेस है हमको दे दो। देखिए, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स, पहले जीएसटी तो था नहीं, वैट था और बहुत सारे टैक्स और थे। तो राज्यों का क्या हिसाब किताब था कि राज्यों के पास टैक्स था, मतलब राज्य के अपने टैक्स थे। अब जीएसटी एक टैक्स है। तो यहां पे क्या था, यहां पे सरकार को सारे राज्यों को मनाना था। भाई देखो, एक टैक्स का मतलब क्या है कि राज्यों को भी उस पर सहमति होने पड़ेगी, लेकिन राज्य के पास अपने टैक्स, उनका अपना पैसा है। तो राज्यों को मनाने में पसीने छूट गए थे। राज्य बोल रहे थे तुम्हारी जीएसटी की वजह से हमारा पैसा मर जाएगा, क्या गारंटी है। तो स्टेट जीएसटी आया, आईजीएसटी आया, फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। जो भी आपको टैक्स लॉस हुआ है हम कॉम्पनसेशन देंगे, आप जीएसटी में आ जाओ, ठीक है। तो एक तो मुद्दा वो है कि भैया हमको टैक्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे जो टैक्स है, हमारा जो पैसा है, वो केंद्र हमको दे ही नहीं रही है। केरल, तमिलनाडु ने भी ऐसी प्रोटेस्ट। तो ये सदर्न स्टेट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी अर्ध संघीय ढांचा है। अब ये फेडरलिज्म डिफरेंट कमीशंस जो है वो इंटैक्ट रखती हैं। हमारा संविधान इंटैक्ट रखता है, आर्टिकल 293, आर्टिकल 267। डिफरेंट फंड्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सारे फंड्स हैं। पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट फंड्स, तो ये जितने भी आपको फंड्स दिख रहे हैं ना, इसी से पैसों का बंटवारा होता है। और पैसों का बंटवारा जो है वो किसके बीच में हो गया, राज्य और केंद्र के बीच में। फिर उसके बाद राज्य जो है वो आगे पैसा बढ़ाते हैं, वही वो म्युनिसिपैलिटीज को देते हैं,
मतलब नगर निगम को देते हैं, वो पंचायत को देते हैं, पंचायती राज सिस्टम को देते हैं। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि हमारा पैसा हमको मिल नहीं रहा है और केंद्र हमको यह पैसा दे नहीं रही है। तो अब यहां 2 फरवरी को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी 2 दिन का धरना कलकत्ता में दिया और बोला कि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहे, तो बताएं हम क्या करें। अब देखिए मेन इशू क्या है। सबसे पहले सेंट्रल टैक्सेस, केंद्र के भी टैक्स होते हैं, एक राज्य है। भाई केंद्र मतलब केंद्र क्या है, व्हाट इज केंद्र, व्हाट इज सेंटर। वैसे तो भारत 28 राज्यों में है ना, तो ऐसे तो सेंटर कुछ है ही नहीं, है सेंटर। कंबाइंड ताकत हाथ में है ना, मतलब संविधान जो है उसमें सबसे ज्यादा ताकत है। तो हमारे यहां सेंटर है, एक केंद्र है। अब वो केंद्र क्या है, वो देश का केंद्र है, वो कहीं स्थित नहीं है। अब उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, वहां पे हमारी पार्लियामेंट है, वहां पे सरकार चुन के आती है, तो वो बेसिकली सेंटर है। कोई ना कोई राज्य में, जैसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल टैक्स है, मैं लखनऊ में रहता हूं तो मैंने टैक्स भरा, अब वो सेंटर को जाएगा। कोई ऐसा जैसे इनकम टैक्स सेंटर को गया या कोई भी टैक्स सेंटर को गया, तो वैसे तो मैं कहां पे, यूपी में भर रहा हूं ना, तो भर तो मैं यूपी में रहा हूं, सेंटर टैक्स है, शेयर तो यूपी का भी होना चाहिए। तो हमारे संविधान ने इसकी व्यवस्था पूरी तरीके से कर रखी है। तो सबसे पहला इशू है कि जो सेंट्रल टैक्स है वो शेयर ऑफ स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। दूसरा इशू है जीएसटी कॉम्पनसेशन, जो मैंने बताया कि आपको टैक्स का जो लॉस होगा वो हम देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। ये काफी राज्य जो है वो बोल चुके हैं। अब स्टेट बोरोइंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, स्टेट बोरो भी करती है, उन प्रोग्राम्स के लिए भी पैसा जो है वो केंद्र नहीं दे रही है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सीएसए जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी पैसा मिलता है, बंटवारा होता है पूरा का पूरा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से डिफरेंट होता है। अभी धीमे धीमे हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। चौथा, यूनियन गवर्नमेंट टू डिमांड फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू सच अ ड्रॉट, फ्लड और रिलीफ बाय स्टेट्स। कहीं किसी राज्य में, जैसे हिमाचल प्रदेश ने बोला कि हमको भाई पैसा चाहिए, अर्जेंट पैसा चाहिए, अभी जब फ्लड आया था, बोला था ना हिमाचल प्रदेश ने, आप तुरंत पैसा दीजिए हमको, तब जाके हम। तो अगर मान लो कि स्पेशल असिस्टेंस, अब क्या हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट पैसा दे तो मजा है, कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद फंडिंग ऑफ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बना तो लिए मॉल, बना तो ली रोड, बना तो लिए ब्रिज, या बनाने हैं ब्रिज, या बनाने हैं रेलवे स्टेशन, कहां से बना है, पैसा दो, नहीं देंगे पैसा, यही हो रहा है। तो ये टोटल इशू है। अब जो पहला, तो फर्स्ट इज गाइडेड बाय द फॉर्मूला सेट बाय फाइनेंस कमीशन। देखो केंद्र जो बंटवारा करेगा, अभी 15th फाइनेंस कमीशन बैठी, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो बंटवारा करता है, ठीक है ना, आर्टिकल 267, वो बंटवारा करेगा कि किसका शेयर किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, तो ये फाइनेंस कमीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा जीएसटी पे, भाई जीएसटी सिंपल सी बात है, जीएसटी पे डिपेंड करेगा वो किस तरीके से जीएसटी बनाया गया, उसका कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए। चौथा और पांचवा जो है वो सरकार देखेगी, स्पेशल असिस्टेंस के लिए हमको देना है कि नहीं देना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सरकार के ऊपर है कि ये हमारा मन है, भैया अगर हमको लगेगा वो प्रोजेक्ट बढ़िया है तो हम देंगे, अगर वाकई में फ्लड ड्रॉट आया है तो हम देंगे, फर्जी में नहीं देंगे। और तीसरा जो है, जहां पे दोनों साइड जो है ये वाला, ठीक है, कि सेंट्रल सपोर्ट स्टेट बोरोइंग, क्योंकि सेंट्रल जो स्कीम्स होती है वो चलती है, उसमें केंद्र जो है पैसा लगाता है, वो जो है वो राज्य एग्रीमेंट के थ्रू पैसा लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब फिस्कल फेडरल जो फ्रेमवर्क है वो बदलता जा रहा है। इसमें 2 पॉइंट्स आप देखिए। सबसे पहले, द ग्रोइंग रियलाइजेशन अमंग द स्टेट द सेंटर वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम जो लोगों के लिए बनाई जाती है। अब ये राज्य के थ्रू जाएंगी ना, ये राज्य के थ्रू जाएंगे, तो जो लोगों के लिए स्कीम बनाई जा रही है राज्य के थ्रू जाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। सो द रियलाइजेशन अमंग स्टेट दैट द सेंटर वेलफेयर स्कीम्स मेनी फ्रॉम सब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है केंद्र की लिस्ट, एक होती है राज्य की लिस्ट, और एक होती है जिसपे केंद्र और राज्य वो दोनों की लिस्ट, जिसपे कानून बनाया जा सकता है। आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए सवाल है कि सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है, चलो मुझे बताओ फटाक से। तो ये बहुत बड़े वोट पुलर है, ठीक है, एंड दैट देयर ओन एबिलिटी टू लॉन्च सिमिलर स्कीम्स लिमिटेड बाय लैक ऑफ फंड्स। समझे, इलेक्शन आ रहा भैया, राज्य अगर ये स्कीम लॉन्च करेगा, कहीं ना कहीं उसको पैसे की जरूरत है, और ये केंद्र समझ रहा है, केंद्र में भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं दोनों का क्लैश हो रहा है कि भैया बोरोइंग तो हम नहीं करने देंगे स्कीम्स के लिए। तुमको लग रहा है, देखो एक चीज समझो कि राज्य पैसा खर्च करते हैं सैलरी देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है,
बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, लेकिन बहुत सारा फर्जी खर्च जाता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। अब आप एक बात बताओ कि करोड़ों रुपए का कर्ज है सरकार के ऊपर, किसान के लोन की माफी दे दी, वो करोड़ों रुपए सरकार अपनी जेब से भरती है। आप जबरदस्ती सब्सिडी पे सब्सिडी सबको दिए जा रहे हो, आपको ये नहीं पता आप क्या अपनी जेब से पैसा दे रहे हो, पैसा तो हमारा ही है। तो एक चीज समझो कि जो इतना ज्यादा पैसा जा रहा है ना हमारा, वो आ कहां से रहा, कहीं से नहीं आ रहा है, वो बोरोइंग से आ रहा है, जिसकी वजह से स्टेट और खस्ता हाल होती जाती है। अब ये हो क्यों रहा है? वोट, डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं है। डेवलपमेंट पे भिक्षाम दे ही वही हिसाब किताब है, डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं है, वोट पे फोकस है कि वोट चाहिए वोट चाहिए। अभी चाहे केंद्र में पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जब तक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं होगा तब तक ऐसे ही हालत होगी, हमारे राज्यों का बुरा हाल होता रहेगा। दूसरा, द ट्रेमेंडस एंटीपैथी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब हम सबको पता है कि केंद्र और राज्य के जो रिलेशन है, बीजेपी या बाकी पार्टीज में जो रिलेशन है वो कितने खराब हो चुके हैं, है ना, मोस्ट एविडेंट। तो ये दो सबसे बड़े रीजंस हैं। आर्टिकल 293, अब आर्टिकल 293 क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर बोरोइंग लिमिट्स फिक्स करती है, ठीक है, कि भाई हां कंसोलिडेटेड फंड, 3 फंड होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड फंड, जितना भी पैसा है इसी कंसोलिडेटेड फंड से 267 आर्टिकल दिया जाता है। तो भाई इसमें 293 ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा जो है, कितना, इतना भी मत बोरो करो कि दिवालिया निकल जाए, है ना, तो कितना बोरो कर सकते, उसकी लिमिट सेट करने पे बात है, ठीक है। अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि भैया केंद्र जो है वो आर्टिकल 293 का मिसयूज कर रही है बेसिकली, ठीक है, और बाकी जितनी भी साउदर्न पार्टीज हैं वो जो है इसको सपोर्ट कर रही है। तो अभी हम एक एक करके स्टेट वाइज देखेंगे कि क्या हालात हैं, ठीक है। अब यही बोला है कि जो केंद्र है उन्होंने बोरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भैया नहीं 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 हम नहीं दे सकते इतनी, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, बस समझ लो इतना। तो बोरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और जो उनके फंड्स फ्लो हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। तो हम कैसे राज्य चलाएं? बोल रहे हैं कि हम लगातार जो मनी है, पैसा है, वो लूज कर रहे हैं, और जीएसटी कॉम्पनसेशन का नामो निशान नहीं है कि जीएसटी का कॉम्पनसेशन हमको कब मिलेगा। तो निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को यह बोला कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी राज्य द्वारा, पैसा हम बिल्कुल टाइम पे दे रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है हम उस हिसाब से दे रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, आर्टिकल 148 से लेकर 151, जिसको हम अकाउंटेंट ऑफ द कंट्री भी कहते हैं, ठीक है, तो जो भाई लिमिट्स हैं जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है, जो कैग की रिपोर्ट में है, उसी हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं, फालतू पैसा हमारे पास नहीं है देने के लिए, ठीक है। अब जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, एमजी नरेगा, वो भाई ऑडिट हुआ, ठीक है, और वहां पे कैग ने ऑब्जेक्शन जो है वो उस पर लगा है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किधर है। देखो क्या होता है, पैसे का सही यूज होना चाहिए। टाइड और अनटाइड फंड्स आपने देखा होगा। अनटाइड फंड्स क्या होते हैं कि जिनको आप कहीं पे भी यूज करो, ठीक है। टाइड मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा दिया जाएगा, जैसे एमजी नरेगा के लिए पैसा दिया जाएगा तो एमजी नरेगा में ही खर्च होगा, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए नहीं। अनटाइड फंड्स आर ऑलवेज गुड, जो कि हमेशा राज्य बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि पैसा मान लो किसी और के लिए दिया जा रहा और यूज किसी और के लिए हो रहा है। तो ये ऑडिट जब हुआ कि भाई तो आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने होते हैं, यहां सबमिट नहीं किए, तो जब आप सबमिट नहीं करोगे और फिर आप बोल रहे हो, ये वही बात है, बिगड़े हुए बच्चे की वाली बात हो गई कि जो हम अपनी मनमानी करेंगे लेकिन आपको पैसे पापा हमको देने पड़ेंगे। तो पापा ने बोला कि नहीं देंगे पैसे, तुम पहले अपनी पुरानी गलतियां सही करो, यह केंद्र बोल रहा है, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं। सिद्धारमैया ने सरकार को यह बोला है कि भैया कर्नाटक को आप देख ही नहीं रहा, आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर करो क्योंकि आपकी सरकार वहां पे नहीं है। लगभग 62,000 करोड़ का लॉस हुआ है सिर्फ टैक्स की वजह से। हमको इतने पैसे देने हैं आपको, और मतलब आपको हमको इतने पैसे देने हैं और ये सब बकाया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस की वजह से। सिद्धारमैया ने बोला कि जो स्टेट का डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है वो 4.71% से सीधा 3.64% पर आ गया है 15 फाइनेंस कमीशन की वजह से। उन्होंने बोला कि हमको जीएसटी का कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। सरकार ये कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी सब्सटैंशियल फंड्स ड्रॉट के लिए भी नहीं दिए उन्होंने, ड्रॉट रिलीफ के लिए कुछ भी, यानी कि कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं, एक पैसा नहीं मिला हमको। और 18,000 करोड़ तो हमको एनडीआरएफ से सीधा जो हमको चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसको जोड़ लो प्लस इसको जोड़ लो, तो मतलब आप 80,000 करोड़ हमको नहीं मिला अभी तक, जो अगर हमको मिलता तो और चीजों पे लगाया जा सकता था। केरल की बात कर लो, लेफ्ट की सरकार है वहां पे,
तो 2024-25 का जब बजट पेश किया, ठीक है, तो केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल ने बोला कि भैया देखो अगेन हमको लगभग 57,500 करोड़ अभी तक नहीं मिला है। करंट फिस्कल की बात करें, सेंटर की गाइडलाइन कहती है कि केरल की एलिजिबल बोरिंग लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। स्टेट बजट प्रिपेयर किया गया इसी को ध्यान में रखते हुए कि इतना पैसा तुम खर्च कर सकते हैं, लेकिन केरल ने अभी तक सिर्फ 28,000 करोड़ बोरो किए हैं, बाकी 11,000 करोड़ किधर है। 30 जनवरी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भाई देखो जो स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, रिटन रिप्लाई जिसका देना पड़ता है, तो यहां पे एक एमएलए ने बोला कि बताइए जो स्टेट की फाइनेंशियल क्राइसिस है आप बताना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे, जो हमारी बुरी हालत है उस पर आप बताइए, आपका क्या कहना जो आप पैसे नहीं दे रही हैं। स्टेट वॉज डिनाइड 3,000 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। 3,000 करोड़ आपने हमको देना था, इंटरेस्ट फ्री लोन्स आप देते हैं, लेकिन इस बार आपने नहीं दिए। ऐसा क्यों? जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम आपने चलाई हुई है, जवाब दीजिए इसका। मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट, ये सेंटर ने बोला कि बेटा पहले तुम अपने आप को देखो। मैंने क्या बताया कि भाई देखो हमको डेवलपमेंट करना है तो कड़े कदम लेने पड़ेंगे। केंद्र इसमें अपनी जगह ठीक भी अपनी जगह गलत भी है, राज्य भी इसमें अपनी जगह ठीक अपनी जगह गलत है, दोनों की गलती है और दोनों अपनी जगह सही भी है, ठीक है। आप ये समझो दोनों को बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ना कि अपनी ईगो में रहना पड़ेगा। यहां पे राज्य को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास गलतियां क्या, लेकिन अभी कोई नहीं समझेगा क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम चलेगी ही चलेगी, समझ रहे हो। बोला कि भैया एक तो आप फाइनेंशियली इतने अनहेल्दी हो और ऊपर से आप हमसे बोल रहे हो कि हम आपको पैसा दे, ये कहां का न्याय है माय लॉर्ड। तो सेंट्रल ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बहुत फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट है भैया, इतने डेट्स हैं। मैंने क्या बताया, बहुत देखिए जो राज्य आपको बहुत बढ़िया लग रहे हैं, केरल बहुत शानदार राज्य है, जबरदस्त राज्य, बट जरूरी है उसके इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे हो, और जो राज्य आपको बहुत बेकार लग रहा है जरूरी नहीं उसके इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। साउथ स्टेट्स आर वेरी जबरदस्त डेवलप्ड, बट उनका डेट, उनका कर्ज बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु जो है वो बहुत जबरदस्त स्कीम चलाता है भाई, जयललिता ने कितनी शानदार स्कीम चलाई, मतलब वो 1-1 रुपए में गरीबों को खाना देती थी। गौतम गंभीर का अगर आप इंटरव्यू सुने तो उन्होंने बोला कि मेरी जेब से 1 रुपए में, मैं 1 रुपए में गरीबों को खाना खिलाता, उसका 3 करोड़ रुपए बिल बैठता है, वो पैसा मैं कहां से लाऊंगा। तो बात इतनी सी कि जब इतनी वेलफेयर स्कीम चलती हैं, बोरोइंग्स होती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो क्रेडिट रेटिंग है पूरे देश की वो बिगड़ती है, और अगर क्रेडिट रेटिंग बिगड़ेगी तो आप बाहर से लोन नहीं ले पाओगे जो आप बोरोइंग लेते हो अच्छी खासी, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग कुछ राज्यों की बढ़िया, कुछ राज्यों की खराब है, केरल उनमें से एक है जिसकी खराब है। तो यहां पे अटॉर्नी जनरल एल वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जो फिस्कल एडिफिस है और केरला की, उसमें बहुत दिक्कतें हैं, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। पुअर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अगर केरल की बात करें तो सबसे पहले बात तो कि जो पब्लिक फाइनेंस, जो लोगों पे ऊपर पैसा खर्च करते हैं ना, लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि लोगों के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्टेशन बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, रोड बना, बहुत सारी चीजें हैं, वो सही उसका मैनेजमेंट ही नहीं है। कहां होगा, कैसे जाएगा, दिक्कतें हैं। यूनियन गवर्नमेंट बोला कि जो सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्स है दे वर प्रोवाइडेड टू द केरल गवर्नमेंट 2020 से लेकर लगभग लगातार 3 साल तक, 2020 से लेकर 2023 तक हमने लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, और बहुत रिकमेंडेड, मतलब आप ही समझिए कि जो फाइनेंस कमीशन अमाउंट रिकमेंड किया था उससे ज्यादा हमने दिया है, बट फिर भी इनकी हालात बद से बदतर हुई है। सो वन ऑफ दीज वाज द पेमेंट ऑफ 14,500 करोड़ बैक टू बैक लोन्स दिए हैं, ताकि जीएसटी कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल जो भी आपका हुआ है उसको मीट कर सके। नहीं मिला जीएसटी कॉम्पनसेशन, लो पैसा ले लो, 14,500 करोड़। बट फिर भी क्या हुआ, केरल जो है वो तब भी हेल्दी रहा, ये केंद्र का कहना है। तमिलनाडु की बात करें, अगेन 2014 से 2015 तक जब बीजेपी आई पावर में, और 2022 से 2023 तक जो यूनियन गवर्नमेंट ने लगभग 4,75,000 करोड़ दिए, इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स शेयर ऑफ 2.5 लाख करोड़, तो 4,75,000 करोड़ अभी तक इनको मिले। सब्सिडी कितनी थी, 2,28,000 करोड़। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना था, लगभग 6,23,000 करोड़। ऑफिशियल ने बोला कि इस पीरियड में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को रूल किया, इट वॉज गिवन 15.35 लाख करोड़। तो यहां पर तमिलनाडु तो कम मिले, लेकिन हाँ यूपी को बहुत ज्यादा पैसा मिले, एक ये भी। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना था यहां पे, लगभग 2,23,000 करोड़। तो अगर आप तमिलनाडु से कंपेयर करो तो यहां पे साफ साफ ये बोला जा रहा है कि जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जहां बीजेपी नहीं है वहां पे पैसा नहीं मिल रहा है। ओके,
तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर थंगम थिरुरासु ने यह बोला कि हर रुपए जो कि यूनियन सरकार को हम दे रहे हैं, स्टेट खाली 29 पैसा मिल रहा है। समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश को 2 रुपए 73 पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों भाई? हम आपको ज्यादा पैसा दे रहे हो, आप हमको रिटर्न कम दे रहे हो, 29 पैसा ही दे रहे हो 1 रुपए में, और 1.5 गुना ज्यादा आप किसको दे रहे हो? मतलब 2.5 गुना ज्यादा आप दे रहे हो यूपी को, और उसका रिटर्न कम है। तो ये भेदभाव क्यों भैया? जल्दी से बताओ। ये यहां पे बोला गया है। ऑफिशियल ने बोला कि स्टेट जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल है 20,000 करोड़ का। ठीक है, अगर जीएसटी रिजीम की बात करें, हर साल इतना ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास नहीं होता है, समझ रहे हो? तो फिर सेंटर ने बोला कि 50% जो फेज 2 चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो भी नहीं दिया, जिसकी लगभग 63,000 करोड़ के करीब कॉस्ट है। वैसे चेन्नई की मेट्रो बढ़िया, अभी मैं गया था, मजा आई थी मुझे। तो बोरिंग लिमिट की अगर बात करते हैं तो वो भी यूनियन सरकार ने फिक्स कर दी है। तो आप एक बात बताइए, स्टेट जो है वो 15% नॉमिनल ग्रोथ पे है पिछले 2 साल में, लॉस 6,000 करोड़ है। भाई आप हम कैसे कर ले, कैसे रेस में आ जाए, कैसे हम जीते? आप हमको इसका सोल्यूशन बता दो। ये भैया यहां पे राज्य ने बोला है। दूसरा इशू ये है कि स्टेट ने बोला कि जो तमिलनाडु का शेयर है फ्रॉम द टोटल डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, पूल होता है सेंट्रल टैक्सेस का, जिसमें किसको कितना पैसा मिलेगा ये निर्धारित रहता है। ठीक है ना? वो 5.305% से सीधा 4.7079% में आ गया। यानी कि कहां 12th फाइनेंस कमीशन में इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, यहां पे 0.01 का मतलब ये करोड़ों रुपए का लॉस, और यहां पे 15th फाइनेंस कमीशन में खाली 4.079% मिल रहा है। फिर यूनियन बजट, जो भैया फ्लड डैमेज, अब चेन्नई में अभी भयानक बाढ़ आई, उसके हमको 2,000 करोड़ रुपए मिलने थे, किधर गए? ये बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटर क्या बोल रहा है। ये तो आपने राज्यों की बात सुनी, सेंटर केंद्र क्या बोल रहा है। केंद्र ने की स्टेटमेंट बोला कि भैया पहली बात तो फैक्चुअल एरर्स है। ठीक है, तुमने फैक्ट सही नहीं दिए हैं, फॉल्स मॉनिटरी क्लेम है, फर्जीवाड़ा मत करो। ठीक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, सिलेक्टिव मेंशन किया हुआ है कुछ लॉसेस का, तुमने पूरी पिक्चर नहीं बताई। तुमने 4-5 पॉइंट पकड़ के जो तुम्हारे फेवर में जा रहे हैं तुमने वो बताए। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने कितने ज्यादा गेन्स लिए हैं 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तुमने ये नहीं बताया कि तुमको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से हमारा भी रेवेन्यू गया, सेंट्रल रेवेन्यूज में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई। Government of Karnataka will be getting substantially more as devolution during the first 5 years of 15th commission period than in the 14th. Devolution of taxes, अगर कर्नाटक की बात करें तो पिछली फाइनेंस कमीशन जो बैठी थी और इस बार जो बैठी थी, आप कंपेयर कर लो, ज्यादा मिला इस बार पैसे, ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब कर्नाटक और केरल को छोड़ो आप, जैसे यूपी, एमपी, गुजरात और बिहार, उनको कोई भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिले ही नहीं, उनको तो पैसा ही नहीं मिला, तुमको तो पैसा भी मिला है। तो किसी वजह से यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है, सिलेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ डेवोल्यूशन एंड इग्नोरिंग ग्रांट्स इज मिस्चीवियस। तो जिस तरीके से उसका सिलेक्टिव प्रेफरेंस है, ठीक है, वो एक बहुत ही गलत है और ये दैट इज नॉट फेयर और इस संविधान का उल्लंघन है। सरकारी ऑफिशियल्स ने बोला भाई देखो, देयर इज नो आर्बिट्ररी एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट। मनचाहा एलोकेशन नहीं होता है कि हम जिसको मनचाहा हमने पैसे दे दिए, ऐसा नहीं, हम देख दाख के पैसे देते हैं, समझ रहे हो, और रूल्स के तहत पैसे देते हैं। रिसोर्सेज आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो जितना फाइनेंस कमीशन बोलेगा हम उतने ही तो पैसे देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? करंट पीरियड की बात करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन है डन ऑन द बेसिस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी बैठी थी, उसी के हिसाब से हमने पैसे दिए हैं। अब 41% नेट प्रोसीड यूनियन टैक्सेस राज्य को जाएंगे कि भाई जो 41% है टैक्स है, उसका 41% राज्य को दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है जब गाइडलाइंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है। लेकिन हां, यहां पे एक्सपेंडिचर गाइडलाइन, भाई देखो पैसे हम देंगे बट तुमको एक्सपेंडिचर, तुम कहां उसको खर्च कर रहे हो, बच्चा कहां पे पैसा खर्च कर रहा है। पैसा आया, आपको 41% अपने छोटे भाइयों को देने हैं, लेकिन आप ये देखोगे ना कि छोटा भाई कहीं अय्याशी में ना उड़ा दे, तो वो गाइडलाइंस हमको देखनी पड़ती है, समझ रहे हो। इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो देगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था ये एमजी नरेगा, ठीक है,
जब कुछ स्टेट जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो द डाउन नॉर्म्स, अब कुछ राज्य जो हैं वो इसको फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आप ये हम पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। वैसे आप देख सकते हो जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है, ठीक है, ये 14th कमीशन थी, ये 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पे जो इनकम डिस्टेंस है यहां पे 50% और यहां पे 45% है। फॉरेस्टर इकोलॉजी 7.5%, फॉरेस्टर इकोलॉजी 10%, एरिया 15%, एरिया 15%, पॉपुलेशन लगभग 27.5%, यहां पे पॉपुलेशन 15%। तो इस हिसाब से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे यूपीएससी के कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।